ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन, अब ये जो नई सीरीज़ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इनमें बेसिकली हमारी 30 मिनट्स की सीरीज़ होगी। 25 टू 30 मिनट्स में हम सारी चीज़ों को कंपाइल कर देंगे। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वीडियो जिसकी वजह से मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इसके बाद जो भी वीडियोज़ आएंगी उनमें इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे या फिर इंट्रो नहीं रखेंगे, ठीक है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं 25 टू 30 मिनट की इंपॉर्टेंट सीरीज़। इस सीरीज़ में हम लोग सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं तुम्हें प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। ऑलमोस्ट हमारा जो 30 पेजेस का नोट्स है, ये नोट भी तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टेलीग्राम चैनल वगैरह पे अवेलेबल करवा देंगे। वहाँ से तुम इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ये लास्ट मोमेंट रिविजन के लिए रहेगा। ये हमारी सीरीज़ अगर अच्छे से चल जाती है, आप लोग अगर सपोर्ट दिखा करके इसको इस पे अगर आपने प्यार दिखाया अपना, तो डेफिनेटली वी विल कम अप विद अ वन शॉट वीडियो एज वेल, जो कि कंप्लीट वन शॉट होगा। उसके अंदर में तुम्हारी थ्योरीज होंगी, देन अपना न्यूमेरिकल होगा, देन फिर थ्योरी होंगी, फिर न्यूमेरिकल होगा, पीवाईक्यूज होंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको, ठीक है। द कंडीशन इज दैट कि अगर हमारी ये सीरीज़ जो है वो चलती है, जब भी वो आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी हो सकता है। अब क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत करीब है, तो तुम्हारा काम ये है कि तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ें कंटेंट होता है, ये बनाने में बहुत टाइम लग रहा होता है, ठीक है। एक एक घंटे में एक कंटेंट जो है वो लिखा जा रहा होता है, 2 घंटे में एक कंटेंट लिखा जा रहा होता है। उसमें भी बहुत कंसाइज चीज़ें निकाल के सब कुछ देना है तुम्हें। ये इतना है कि ये जो नोट्स तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, इनसे बाहर कुछ नहीं आ रहा है। तो इसके लिए इसके हिसाब से ही तैयारी करिए, ठीक है। चलो, तो अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन का लेक्चर अभी आ रहा है, कल इलेक्ट्रो का लेक्चर आ जाएगा, परसों केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर आ जाएगा, फिजिकल कंप्लीट। फिर हम लोग डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक ले आएंगे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले आएंगे। तो हमारा इनऑर्गेनिक कंप्लीट, एंड देन ऑर्गेनिक के पूरे लेक्चर्स आ जाएंगे। 25 टू 30 मिनट्स में सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके बाद वन शॉट की वीडियो आ जाएगी। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं हर साल देता हूँ, वो मैं अलग प्रोवाइड करवा दूंगा तुम्हें। देन वी आर कंक्लूडिंग इट, ठीक है। तो यहाँ तक की जो सारी चीज़ें आप, आई होप समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अपडेट आता जाए उसे चुपचाप से कंज्यूम करते जाओ, ठीक है। इतना ही करना है जितना यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। सारी चीज़ें बहुत मुश्किल से बैठ करके आराम से बनाई गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का, ठीक है। सॉल्यूशंस आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं बेसिकली जो यूनिफॉर्म, जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जो बेसिकली लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होती है हमारे बेसिकली सॉल्यूशन में, और सॉल्यूट कम अमाउंट में। जैसे एक एग्जांपल ले ले NaCl का सॉल्यूशन। जो NaCl का सॉल्यूशन है, वो उसमें जो सॉल्ट है वो बेसिकली हमारा सॉल्यूट है, और जो वाटर है वो हमारा बेसिकली सॉल्वेंट है, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन अगर देख लो, तो बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना हो, मतलब एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट, दैट्स इट। उसको हम लोग कहते हैं क्या? बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप बाइनरी सॉल्यूशन तक में कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। इसके आगे मूव करें अगर, तो हम, ये एनसीईआरटी का बॉक्स है, ये सीधे सीधे एनसीईआरटी के बुक से उठाया गया है। तो उसमें क्या क्या है? टाइप ऑफ सॉल्यूशन, दो तरीके का सॉल्यूशन है, एक हमारे पास सॉल्यूट, सॉल्वेंट, और इसका एग्जांपल। तो इसको अकॉर्डिंगली रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें से क्वेश्चन होपफुली आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। अब जो इसके बाद नेक्स्ट चीज है हमारे पास, वो क्या है? वो है हमारा एक्सप्रेशंस फॉर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का चार टर्म्स हमको इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना है। मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और पार्ट पर मिलियंस, ठीक है। इसके बाद वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, नॉर्मेलिटी, और इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें मोल फ्रैक्शन के बारे में, तो मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट द मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। जैसे अगर मान लो तुम्हें एक सॉल्यूट, जैसे आ जाओ, ये रहा मोल फ्रैक्शन। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मोल्स रिक्वायर्ड, moles of a required component to the total number of moles is called as mole fraction। मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका, मोल फ्रैक्शन को इकाई से डिनोट करते हैं, एक्स भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन में सिर्फ दो चीज होती है, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट, ये रहा। So if we are discussing about the binary solution, we have given with A and B in the solution। A is the solute, solvent जो भी हो, ठीक है। And according to the question, अगर हमें मान लो x से निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालने के लिए मोल ऑफ A अपॉन मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B कर देना है। ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकलेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकलेगा मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, मतलब टोटल मोल। तो ऊपर
देखो मोल फ्रैक्शन याद रखने का तरीका, ऊपर सिर्फ वो वाले मोल को रखना है जिसका तुम्हें पूछा गया, जैसे अगर तुम्हें मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो ऊपर मोल्स ऑफ ए, नीचे मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, डन। ठीक है, तो दिस इज हाउ द मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड। और दूसरी चीज याद रखना, मोल फ्रैक्शन बेसिकली एक्स ए, अगर दो बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू 1 के इक्वल आती है। ठीक है, ये चीजें यहाँ लिखी गई है, छोटी छोटी चीजें जो है नोट्स में प्रोवाइड कर दी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इसको कर लीजिए अच्छे से। वॉल्यूम परसेंटेज की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम परसेंटेज कुछ नहीं है, वॉल्यूम परसेंटेज निकालने का तरीका होता है किसी भी कंपोनेंट का, उस कंपोनेंट का वॉल्यूम नीचे टोटल वॉल्यूम इनटू 100, उस कंपोनेंट का वॉल्यूम नीचे टोटल वॉल्यूम इनटू 100। ठीक है, दिस इज हाउ वी विल फाइंड द वॉल्यूम परसेंटेज। अगर हम बात करें टोटल सॉल्यूशन अगर 100% का है तो जो सॉल्वेंट होगा वो 50%, देखो मान लो एक एग्जांपल लिया है इन्होंने एथेनॉल का, 10% एथेनॉल इन वाटर, मतलब हुआ कि 10% मतलब 10, अगर ग्राम की बात करें, अगर वॉल्यूम की बात करें तो 10 ml ऑफ एथेनॉल इन 90 ml ऑफ वाटर, और टोटल मिलाकर के 100 ml का सॉल्यूशन बना। 100 ml का सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट क्या है 10 ml है क्या एथेनॉल, और 90 ml क्या है एथेनॉल के अलावा जो पानी है, तो इन दोनों को मिला के 100 ml का सॉल्यूशन रेडी है अपना। सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली सॉल्वेंट आ गया, सॉल्वेंट कैसे आ जाएगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, सॉल्यूशन हमेशा 100% का होगा, सॉल्यूट इन्होंने 10% दे दिया तो सॉल्वेंट आ गया 90%, बहुत बेसिक चीज है। 10% एथेनॉल इन वाटर का मतलब होता है दिस मींस द 10 ml ऑफ एथेनॉल इज मिक्स्ड विद 90 ml ऑफ वाटर, बता दिया मैंने। मास परसेंटेज W/W सेम हिसाब होगा, ऊपर ले लेना जिस कंपोनेंट का मास निकालना है उसको, नीचे लेना टोटल मास इनटू 100 कर देना। ठीक है, 10% ऑफ सुक्रोज इन वाटर मतलब 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज प्रेजेंट इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर। पार्ट पर मिलियंस बहुत छोटी क्वांटिटी को बड़ा करके दिखाने के लिए, जैसे पोल्यूशन इन एयर, बहुत छोटी क्वांटिटी, मतलब पोल्यूशन है तो बहुत छोटा कम, ठीक है, उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पार्ट पर मिलियंस यूज करते हैं। ठीक है, तो पार्ट पर मिलियंस क्या होगा सर, पार्ट पर मिलियंस होगा नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट इनटू 10 की पावर 6। एक छोटी क्वांटिटी थी, इसको बड़ा करके दिखाने के लिए हम लोग पीपीएम निकालते हैं, डन। इसके बाद आता है जैसे 6.8 ग्राम 6.8 ppm SO2, इसका मतलब होता है 6.8 ग्राम ऑफ SO2 इज प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ एयर। 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ एयर में क्या है, 6.8 ग्राम ऑफ SO2 प्रेजेंट है। आ रही बात सुनिए, इसी तरीके से अगर मान लो हम किसी कार्बन मोनोऑक्साइड, तो 7 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 7 ppm ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि 7 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम्स ऑफ व्हाट, एयर। इसी तरीके से पॉल्यूशन वाला भी है, द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूशन इन वाटर एटमॉस्फेयर वाटर एंड एटमॉस्फेयर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। ठीक है, पीपीएम बहुत छोटी क्वांटिटी को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास है, या जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट है या जो तरीका है दिखाने का एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी कैपिटल एम से डिनोट की जाती है। मोलैरिटी कुछ नहीं होता है, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स, यस एग्जैक्टली लीटर्स में लेना, इन लीटर्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो m इज इक्वल्स टू क्या बताया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर मान लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन वॉल्यूम, अगर मान लो तुम्हें लीटर्स में नहीं एमएल में दिया गया होगा तो वॉल्यूम इन एमएल डिवाइडेड बाई 1000 टू मेक इट इनटू लीटर। ठीक है, अब इसको अगर रीअरेंज करूं तो GM गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इनटू ऊपर आ जाएगा 1000। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला जो कि यहाँ लिख दिया है मैंने। W इज द गिवन वेट, M इज द मोलर वेट, V इज द वॉल्यूम, 1000 इज टू कन्वर्ट इनटू लीटर। अगर ऑलरेडी लीटर्स में दिया है तो देयर इज नो नीड टू राइट द 1000। ठीक है, देयर इज नो नीड ऑफ 1000 इफ दे ऑलरेडी गिवन यू वॉल्यूम इन द टर्म्स ऑफ लीटर्स। मोलालिटी की अगर हम बात करें तो मोलालिटी जो होती है वो बेसिकली इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट की हम बात करें तो वो अपना मोलालिटी होती है। ठीक है, मोलालिटी को छोटे m से डिनोट करते हैं, ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो केजी में होना चाहिए, इसको और याद रखना। तो m छोटू m इज इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन कैपिटल M, और वो m केजी में होना चाहिए, और नहीं होगा तो इस तरीके से कन्वर्ट करके लिख सकते हो सेम। मोलालिटी ये रहा। चलो अब अगर हम बात करें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि हम लोग जो है मोलालिटी से ऊपर इंपॉर्टेंस देते हैं मोलालिटी को। ये क्यों करते हैं, क्योंकि जो मोलालिटी होती है बेसिकली मोलालिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती, क्योंकि उसमें मास है नीचे। फॉर्मूला मोलालिटी का है n अपॉन मास। ठीक है, और मास केजी में है। तो वी कैन सी दैट कि यहाँ पे मोलालिटी के टर्म्स में या मोलालिटी के फॉर्मूले में हमारे पास जो मास है और जो भी कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इस वजह से जो मोलालिटी होती है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है मोलालिटी के कंपैरिजन में। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी का मतलब होता है एन फैक्टर इनटू मोलारिटी। अगर तुमने मोलारिटी निकाल दी है तो उस जिसकी भी मोलारिटी निकाली, जैसे NaOH की निकाली, तो NaOH का तुमने मोलारिटी निकाल दिया। अब उस मोलारिटी को उस NaOH में एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर मतलब आयंस, कितने आयंस बनेंगे, NaOH को तोड़ो 2 आयंस बनेंगे।
है ना, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, दो एन्स, तो वो n फैक्टर है, तो n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो मोलैरिटी को, यू विल गेट द नॉर्मेलिटी। अगर हम सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन की बात करें, चैप्टर के मतलब कोर में आ रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड, दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ फिक्स, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, उसी को कहते हैं सॉल्युबिलिटी। जैसे व्हेन अ सॉलिड, अब यहाँ पे एक चीज लिखी गई है, ये प्रोसेसेस होते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है, जब कोई सॉलिड सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर में। दूसरा, सम सॉल्यूट पार्टिकल इज कॉल्ड एज कोलाइड विद अनदर वन, और उसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे जो डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन होता है वो इक्वल हो जाता है। इससे कोई खास क्वेश्चन आने को उम्मीद कम है। सॉल्यूशन दो तरीके का होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी की हम बात करें टेम्परेचर के बारे में, तो अगर तुमने अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में टेम्परेचर को बढ़ाया, अगर तुमने अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में टेम्परेचर को राइज किया, ठीक है, अगर तुमने अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में टेम्परेचर को बढ़ाया, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो हमारा वो कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना बस। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ऑलरेडी तुम्हारे पास कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और तुम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, तो समझना बात को कि जो मॉलिक्यूल का स्पेस है, क्योंकि तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, जो टकराव है वो बढ़ेगा, है ना, कोलिजन बढ़ेगा, जिसके से स्पेस बढ़ेगा, और स्पेस बढ़ेगा अगर हमारे पास, तो उससे क्या होगा बेसिकली, उससे ये होगा हमारे पास कि बेसिकली हमारे पास स्पेस ज्यादा हो जाएगी उसके अंदर, तो और चीजें डिसॉल्व हो पाएंगी, उसी चीज को हम लोग कह रहे हैं क्या, उसी चीज को हम लोग कह रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। डन। Note, pressure does not have any significant effect on the role of solubility of solid in liquid because solid and liquid are incompressible। इस वजह से प्रेशर का कोई खास नहीं रोल होता है, कहाँ, सॉलिड और लिक्विड पे। प्रेशर का गैस पे रोल होता है, उसके लिए हम बहुत थ्योरी देखेंगे अभी। solubility of gas in liquid, factor affecting solubility of gas in liquid is the first, nature of gas, nature of liquid, temperature and pressure। ये सारे फैक्टर्स हैं जो गैस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा छोटा हो रहा है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, रिसाइज कर लेता हूँ। ठीक है, लो भाई, तुम्हारे लिए अब थोड़ा सा बड़ा सा नोट्स हो जाएगा अपना। और ये जो पीडीएफ है इसकी पूरी की पूरी, वो नीचे प्रोवाइड करा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के एक्सेस कर लो, वहाँ पे तुम्हें पूरी की पूरी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, इतना ही पढ़ना है बस तुम्हारे। अगर कोई बच्चा जो ऐसा है जो चैप्टर पूरा पढ़ चुका है और वो 30 मिनट्स का वीडियो देख रहा है ना, तब तो भैया तुम्हारे लिए तो ये क्या बोलूँ मैं, ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, चलो आगे मूव ऑन करते हैं। आगे मूव ऑन पे पहला जो हो जाता है इफेक्ट ऑफ ए प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी, तो ये यहाँ पे हेनरीज लॉ आता है। हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ ये कहता है, देखो स्टेटमेंट क्या है हेनरी लॉ का, द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एट अ गिवन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट विच इट इज डिसॉल्व्ड। तो जो सॉलिबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा सॉलिबिलिटी। इफ द सॉलिबिलिटी इज मेजर्ड, अगर हम लोगों ने सॉलिबिलिटी किससे मेजर करोगे, सॉलिबिलिटी किसी ना किसी कंसंट्रेशन की यूनिट में मेजर करोगे। हमने मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में मेजर किया, तो मोल फ्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, प्रेशर के। मोल फ्रैक्शन जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, प्रेशर के। तो प्रेशर के जब मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या बना, KH इंटू एक्स। KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है। डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट KH वैल्यू होती है, इसी को हम लोग जानते हैं हेनरीज कांस्टेंट लॉ। हेनरीज लॉस कांस्टेंट जो है उसके बारे में दो तीन चीजें, KH इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, मींस डिफरेंट गैस हैज डिफरेंट KH वैल्यू। अगर यूनिट बात करें KH की, तो KH की यूनिट प्रेशर की यूनिट के सेम होती है। हायर द वैल्यू ऑफ KH, लोअर द वैल्यू ऑफ सॉलिबिलिटी। जितना ज्यादा KH की वैल्यू ज्यादा होगी, उतना जो सॉलिबिलिटी होगी वो कम होगी। ठीक है, तो और जो KH होता है वो दूसरा होता है टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। KH जो है टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। इसका मतलब है कि मोल फ्रैक्शन और टेम्परेचर जो होगा उनमें भी इनवर्स रिलेशनशिप होगा। इसका मतलब है जहां टेम्परेचर ज्यादा वहां मोल फ्रैक्शन कम, कहीं है कि नहीं। अगर भैया KH जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, और KH जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, है ना, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। तो यहां से क्या आ जाएगा, KH और KH इक्वल है, तो T और ये भी इक्वल होगा, मतलब T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X। मतलब जहां टेम्परेचर ज्यादा, जहां पे गर्म पानी है, वहां पे सॉलिबिलिटी कम है, वहां पे मोल फ्रैक्शन कम है। समझ रहे हो बात को, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे मोल फ्रैक्शन कम है ना। तो इससे ये समझ में आया कि इफ द टेम्परेचर इज राइजिंग, द मोल फ्रैक्शन इज डिक्रीजिंग। इसीलिए कहते हैं कि जो ठंडा पानी है, कोल्ड पानी, तो टेम्परेचर कम है उसका, वहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ज्यादा होगी, वहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये हो गया एक इंपॉर्टेंट चीज हमारा। ठीक है, अच्छा अब इसके आगे आते हैं। सो एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। तो एक्वेटिक स्पीसीज क्या होती है, ठंडे वाटर में ज्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे से डिजॉल्व हुई हुई ऑक्सीजन उन्हें मिलती है। टेम्परेचर जितना कम होगा उतने अच्छे से डिजॉल्व होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, उतने अच्छे से वो जो गैस है डिजॉल्व हुई हुई होती है। तो टेम्परेचर हमारा ज्यादा है अगर, तो हमारे पास जो सॉलिड मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 है वो ज्यादा अच्छे से डिवॉल्व है। एप्लीकेशन हेनरीज लॉ का सबसे अच्छा एप्लीकेशन जो होता है वो ये होता है कि हायर एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो कम होता है।
हायर एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो क्या होता है, वो कम होता है, जिसकी वजह से जो एक तरह का बेसिकली ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसकी वजह से जो क्लिम्बर्स वगैरह होता है वो होने लगता है, ठीक है। तो अच्छा दूसरी चीज़ जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उनमें जो है बेसिकली CO2 की सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, ताकि वो कोल्ड ड्रिंक खराब ना हो, उसे हम लोग बहुत हाई प्रेशर से बंद करते हैं। ये दो एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। वेपर प्रेशर पे आते हैं, तो वेपर प्रेशर को कैसे डिफाइन करोगे, तो डेफिनेशन ये है कि वेपर प्रेशर इज द पार्शियल प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है हमारा, वेपर प्रेशर इज द पार्शियल प्रेशर बेसिकली, जो कि जिसको हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ अ वेपर इन इक्विलिब्रियम विद प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। इसको और ध्यान रखना, ये हो सकता है तुमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन आ जाए कि वेपर प्रेशर क्या होता है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारे पास वेपर प्रेशर अपना, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम की हम बात करें तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्वल होता है। लिक्विड जितना लिक्विड वेपर बनेगा उतना ही वेपर लिक्विड भी बन जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द वेपर प्रेशर, बहुत सारा फैक्टर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है बेसिकली, हायर द टेम्परेचर मोर इज द रेट ऑफ एवापोरेशन, सो मोर विल बी द वेपर प्रेशर, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स, हायर विल बी द वेपर प्रेशर। अगर बताओ एक बात, अगर पानी है या कोई भी लिक्विड है, उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कम है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है तो वो इजीली वेपर बन जाएगी, तो उसका जो वेपर प्रेशर वो ज्यादा होगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा है तो वेपर कम बनेगा, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स से लिंक्ड है। दूसरा, सॉल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है सर, द सब्सटेंस व्हिच बेसिकली कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड इजीली, उसको हम लोग कहते हैं अपना वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है जी, डन। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल बता दिया मैंने। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे तुम्हारा वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है, ठीक है। इसके आगे मूव करें तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर उतना कम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट कम, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिसपे वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के इक्वल हो जाए, वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के इक्वल तभी तो होगा, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा तो बाहर का प्रेशर उतना जल्दी इक्वल हो जाएगा, नहीं समझे। बाहर का प्रेशर मान लो 100 यूनिट है, मान लिया एग्जांपल 100 यूनिट है बाहर का प्रेशर, और नीचे तुम्हारा जो प्रेशर बन रहा है, कुकर में जो प्रेशर बन रहा है वो धीरे धीरे बन रहा है, 1 2 2 300 साल में 1 2 बन रहा है, तो फिर बहुत टाइम लगेगा ना बॉयल होने में। और वही अगर प्रेशर बहुत तेजी में बन रहा है, मतलब यहाँ पे से जो बेसिकली वेपर्स है बहुत तेजी में बन रहा है, तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बाहर वाले के इक्वल जल्दी हो जाएगा, तो बाहर वाले के इक्वल क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट द वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चीजें, ठीक है। अब अगर हम बात करें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, तो सबसे पहली चीज आती है रॉल्स लॉ, ठीक है। तो रॉल्स लॉ क्या है, for a solution of volatile liquid, the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to the mole fraction। जो पार्शियल प्रेशर है किसी एक का, पार्शियल प्रेशर क्या होता है सर, पार्शियल प्रेशर देखो ऐसे डिफाइन करोगे पार्शियल प्रेशर को, कि अगर मान लो तुम्हारे पास ए है, बी है, सी डी कुछ भी कुछ अपना तुम्हारे पास, तो इस पर्टिकुलर ए ने कितना प्रेशर लगाया है इस पे, उसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। सबका मिलाकर के क्या होगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, एंड अगर मान लो डी तक है तो पी ए पी बी पी थ्री पी सी पी डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल प्रेशर होगा। तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल हुआ, चारों के सम के। टोटल प्रेशर किसके इक्वल हुआ, चारों के सम के। तो फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, अगर कोई वोलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन है, जो पार्शियल प्रेशर होगा तुम्हारा वो ईच कंपोनेंट के जो है वो मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर जैसे अगर ए का निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यहां से एक चीज आ जाएगी, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, तो P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट इनटू x1। अब P1 नॉट क्या है, प्योर प्रेशर है अपना लिक्विड 1 का, इसी तरीके से प्योर प्रेशर है लिक्विड 2 का। यहां से एक फाइनल फॉर्मूला आ गया, Pt इज इक्वल्स टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इनटू x2। और यहाँ से x1 प्लस x2 क्या है अपना 1 होता है, ये हम लोग सीख करके ऑलरेडी आ चुके हैं, वहीं से ये सब ड्राइव हुआ होता है, ज्यादा डेरिवेशन में नहीं जाएंगे। दिस इज द ग्राफ, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। यहाँ देखो इनिशियली P1 का प्रेशर था, P2 का प्रेशर था, अब जब सॉल्यूशन मिला होगा तो उनका प्रेशर तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। अब जो रॉल्स लॉ होता है वो स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का, कब, जब तुम्हारा पी नॉट और के एच की वैल्यू इक्वल हो जाए, है ना। पी नॉट और के एच की वैल्यू जब इक्वल हो जाएगी तो रॉल्स लॉ स्पेशल केस बन जाएगा हेनरीज लॉ का। दो तरीके का सॉल्यूशन होता है, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे पूरे एंटायर रेंज में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन नहीं फॉलो करेगा। रॉल्स लॉ का फॉर्मुला लगेगा पी एच इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी ए नॉट, और पी बी वही लग जाएगा, यहाँ वो नहीं लगेगा। कंपोनेंट ऑफ ए प्लस कंपोनेंट ऑफ दोनों को मिलाओगे तो सॉल्यूशन ए बी बनेगा। और दूसरी चीज ये याद रखना कि जो फोर्स ऑफ ए है वो फोर्स ऑफ बीबी और फोर्स ऑफ एबी के इक्वल होगा, तीनों में फोर्सेस, जैसे ए की फोर्स, बीबी की फोर्स और एबी की फोर्स, तीनों फोर्सेस क्या होंगी, इक्वल होंगी। वेराज इन केस में, इस केस में नहीं होगा ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर, डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर
जीरो के इक्वल होगा या नहीं होगा। अब अगर जीरो के इक्वल नहीं होगा तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, है कि नहीं। इसीलिए कहते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो फर्दर दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन तब होगा जब तुम्हारा जो फोर्स है, जब तुम्हारी फोर्स ऑफ ए जो है वो फोर्स ऑफ ए बी से, मतलब जब तुम्हारा सॉल्यूशन मिक्स हुआ, मतलब समझना, एक तुमने सॉल्यूशन लिया, दूसरा सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन का और इस सॉल्यूशन का जो अपना, इन लोगों का अपना जो फोर्स है, इन दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ए के बीच में या बी के बीच में, तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है ए बी से। मतलब यहाँ पे कम प्रेशर था, यहाँ ज्यादा प्रेशर था, वेपर प्रेशर। यहाँ पे वेपर नहीं बनेगा जल्दी क्योंकि फोर्स ज्यादा है ना, तो वेपर जल्दी नहीं बनेगा। यहाँ पे वेपर जल्दी बनेगा क्योंकि ए बी जो है अपना, वो अपना क्या है, कैसा लिक्विड है जो कि जिसकी फोर्स कम है, तो जल्दी प्रेशर बने, वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा उसका, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। एग्जांपल याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, एथेनॉल एसीटोन CH2 प्लस एसीटोन, और ये कार्बन सल्फाइड है, और क्लोरोफॉर्म प्लस CCl4। ये जो अपना 3 एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिए, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। अगर अपन नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो नेगेटिव डेविएशन जो है डेल्टा है, डेल्टा वी की वैल्यू नेगेटिव होगी। और अगर फोर्स की बात करें तो ए बी की फोर्स, यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा मिक्स करके, उसकी फोर्स कम होने वाली, उसकी फोर्स ज्यादा होने वाली, उसका वेपर प्रेशर कम होगा, और जो पहले सॉल्यूशन था उसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, इसलिए इसको कह रहे हो नेगेटिव डेविएशन। इसका एग्जांपल याद रखना, फिनोल और एसीटोन, CH क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, H2O प्लस फॉर्मिक एसिड, और एसिटिक एसिड प्लस H2O। ये एग्जांपल से याद रखिए, एग्जांपल से क्वेश्चन आता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी वो प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्यूट पे डिपेंड करती होगी। 4 बेसिकली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है। एक हमारा है ऑस्मोसिस, और एक हमारा है, आखिरी में चला गया मैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोसिस। ये हमारे पास 4 तरीके का प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हुआ, देखो समझो, अगर मान लो मेरे पास ये पानी का बोतल है, अब इस पानी के बोतल को मैं हीट करता हूँ, इसका वेपर बनेगा, डन बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना, ये जो पानी का बोतल था मेरा, इसमें यहाँ पे पानी 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 पानी, एवरीवेयर इज पानी पानी, राइट। अब यहाँ से ये वेपर्स बन गया, यहाँ से ये क्या हो गया, यहाँ से ये वेपर्स बन गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या करता हूं मैं, अब मैं इसमें जो है बेसिकली ब्रिक्स या कोई ऐसी चीज जो वेपर ना बन पाए, मतलब नॉन वोलेटाइल, तो कोई नॉन वोलेटाइल चीज ला करके इसमें डाल दूं। तो अब ये जो एरिया था, अब समझना, अब ये जो एरिया था, कुछ ना कुछ एरिया जो है वो नॉन वोलेटाइल चीज ने ले ली होगी। पानी नहीं, पानी का एरिया क्या हो गया, घट गया होगा, घट गया होगा ना। अब जब कुछ एनर्जी है वो एनर्जी इस नॉन वोलेटाइल की चीज में चली गई होगी, और ये नॉन वोलेटाइल चीज जो है वो तो वेपर बना नहीं, वेपर तो सिर्फ पानी बनना था। और पहले वाले केस में पूरा का पूरा सरफेस जो है पानी का था, तो वेपर ज्यादा बन रहा था क्योंकि पूरा का पूरा सरफेस पानी का था। यहाँ पे जो सरफेस है पानी का वो घट गया है, सरफेस जो है पानी का कवर किया हुआ वो घट गया है। और ये जो अपना सॉल्यूट दिया गया है ये तो ऑलरेडी वेपर बन नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल चीज है। तो बाय एडिंग अ नॉन वोलेटाइल चीज, ठीक है, बाय एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, बेसिकली व्हाट हैपेंड इज दैट कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हमारा जो बेसिकली वेपर प्रेशर होता है वो घट जाता है, ठीक है। वेपर प्रेशर घट जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। वेपर प्रेशर घट जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो बाय एडिंग अ नॉन वोलेटाइल चीज or a non-volatile solute in a solution, basically the vapor pressure is decreasing. The vapor pressure is decreasing. यहाँ से आगे x1 जो है मोल फ्रैक्शन 1 का है, सॉल्यूट का है, ये सॉल्वेंट का है। इस हिसाब से ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला और ध्यान रख लीजिएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का यहाँ फाइनल फॉर्मूला लिखा हुआ है, RLVP = P0 - P अपॉन P0 = N2/N1। ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी सेम चीज है। अगर हम बात करें तो अपना नॉन वोलेटाइल, तो जो अगर मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन था, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 3 डिग्री सेल्सियस पे, इसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा था। अब क्या हुआ कि अब कोई जगह जो है सेम नॉन वोलेटाइल चीज ने ले ली। एज वी ऐड अ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इन सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अभी पीछे तो बताया मैंने, क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ टीबी जो है डेल्टा टीबी नॉट, ये प्योर वाले का था, और ये जो है ये बेसिकली सॉल्यूशन का था। सॉल्यूशन का बढ़ गया ना, डेल्टा टीबी से चेंज आ गया इसमें। और क्यों चेंज आया, क्योंकि उसमें हम लोगों ने नॉन वोलेटाइल चीज डाल दी थी। ये रहा इसका फाइनल फॉर्मूला। डेल्टा टीबी का एक फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। तो यहाँ से आता है डेल्टा टीबी = केबी इंटू एम। और केबी क्या है तुम्हारा, ये है एलिवेशन कांस्टेंट। इसका एक नाम इंपॉर्टेंट है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। एम क्या है सर, मोलालिटी है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और एक फॉर्मूला इसका जब मैं ओपन करूँ मोलालिटी का फॉर्मूले को, एक फॉर्मूला ये भी होगा, डेल्टा टीबी = टीबी - टीबी नॉट। दोनों फॉर्मूला आना चाहिए तुम्हें। एक फॉर्मूला ये है, ये रहा, यहाँ पे लिख दिया मैंने। और दूसरा डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वहां से आ गया था केबी इंटू एम। केबी था इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, एम था मोलालिटी। मोलालिटी की जगह पे उसका पीछे फॉर्मूला लिखवाया था, वाला फॉर्मूला यहाँ चेप दो। तो ये रहा एक फॉर्मूला और,
ध्यान रखना। इससे तुम मोलर मास या कुछ भी पूछेंगे वो निकाल सकते हो। नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में थोड़ा सा उल्टा हिसाब होता है। जैसे अगर मान लो कोई सॉल्यूशन था, जब तुमने पानी था, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे अच्छा भला फ्रीज हो गया, लेकिन अब उसमें मैंने एक नॉन वोलेटाइल चीज डाल दी, तो अब उसके वजह से क्या हुआ, अब पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होगा और नीचे जाना पड़ेगा -4 -5 ऐसे। अगर मान लो पानी 5 डिग्री सेल्सियस पे पानी फ्रीज हो रहा था, लेकिन अब मैंने नॉन वोलेटाइल चीज डाल दी, तो पानी 5 पे नहीं बल्कि 2 या 1 पे जो है डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, फ्रीज करेगा। आधी बात समझ में? इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये रहा अपने पास। डन। इसका भी फॉर्मूला आ जाएगा। पहले तो अब यहां देखना डेल्टा टी एफ के अंदर में टी एफ नॉट पहले आता है। अगर यहां देखो तो टी बी नॉट बाद में आ रहा था, वो वैल्यू बड़ी थी, सॉरी छोटी थी। अब ये वाली वैल्यू बड़ी है, टी एफ बड़ा है ना, सॉरी टी एफ नॉट बड़ा है ना। पहले 5 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता, अब 2 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, तो टी एफ नॉट बड़ा हुआ ना भाई, है ना। टी एफ नॉट क्या था, प्योर वाले का था। पानी जो है प्योर था, प्योर कितने पे फ्रीज हुआ, 5 पे, और जब तुमने नॉन वोलेटाइल डाल दिया तो कितने पे फ्रीज हुआ, 2 पे। समझ में आ गई मेरी बात? तो यहाँ से डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन। यहाँ से आ जाओ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है सर? ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम बेसिकली लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, या फिर इसको कह सकते हो, वही लिखा गया होगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन करते हैं जो प्रेशर लगता है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को ट्रैवल करने में फ्रॉम हेयर टू हेयर। उसको जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी से, मोलैरिटी से। यहाँ से आता है पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। इसको और मैं खोल के लिखूं, सी जो है कंसंट्रेशन है और यहाँ पे कंसंट्रेशन मोलैरिटी लेते हैं, मोलैरिटी का फॉर्मूला डालोगे तो यू विल गेट दैट दिस फॉर्मूला। ठीक है, बोलो। तो यहाँ से आ गया अपने पास फाइनल फॉर्मूला। यहाँ से बेसिकली ये जो बेसिकली ऑस्मोसिस होता है इसको हम लोग यूज करते हैं डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में, या फिर जो बेसिकली प्रोटीन पॉलीमर मैक्रो मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है उसको डिटरमाइन करने में। ये रहा डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस कुछ नहीं होता, ऑस्मोसिस का ही जस्ट जो है उल्टा होता है। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस। चलिए मूविंग अहेड। अब नॉर्मल मोलर मास। अब नॉर्मल मोलर मास कुछ नहीं था भाई। जैसे अगर मान लो तुमने एक कंपाउंड लिया था, तो जब वो बना, तो कंपाउंड जब बना था तो जो बेसिकली मास लगा, और जब वो टूटा तो जो मास लगा, उन दोनों मास में डिफरेंस आता है, एंड दिस इज द कॉल्ड एज एबनॉर्मल मास। ठीक है, फॉर अ सब्सटेंस अंडरगोज एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन, मोलर मास डिटरमाइंड फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिफरेंट, ईदर हायर और लोअर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू से या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। दिस एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास। तो वेंट ऑफ फैक्टर आई से डिनोट होता है। आई क्या होता है सर? आई कुछ नहीं, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मास। यहां से निकल जाएगा आई। ठीक है, आई आ गया ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये तीनों फॉर्मूला याद रखिएगा प्लीज। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है लाइक KCl MgCl MgSO4 Na2SO4, ये सबको अगर तुम तोड़ोगे तो तुम्हारे पास जितने आयंस मिलेंगे उतनी आई की वैल्यू होगी। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बता रहा हूँ। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट इस तरीके का कुछ है तो वो आई की वैल्यू कम होती है, और वहाँ यहाँ से हम लोग जो डिसोसिएशन का फॉर्मूला अलग निकाल लेते हैं। ये रहा अपना डिसोसिएशन का फॉर्मूला और ये रहा अपना एसोसिएशन का फॉर्मूला। इसको और याद रखना, जब क्वेश्चन में तुम्हारे पास, जब भी क्वेश्चन में तुम्हारे पास रिएक्शन टाइप का दिया हो कुछ, ठीक है, तो यू विल यूज दिस वन। और अगर कोई नॉर्मल KCl वगैरह दे दिया है सीधे सीधे, तो तुम ये वाला फोन पीछे वाला जो मैंने तरीका बताया वो लगा सकते हो। अगर हम मॉडिफिकेशन की बात करें तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में मॉडिफिकेशन कुछ नहीं करना है, बस आई का मल्टीप्लिकेशन कर दो। चाहे तुम RLVP निकालो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालो, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो, सब में हम आई का मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आई का मल्टीप्लाई करते जाएंगे, एंड वी विल गेट द मॉडिफिकेशंस। ठीक है, तो देन इससे इतना ही तुम्हें बस याद करना है। ये सारी चीजें आपको अगर कंप्लीट हो जाती है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ। ठीक है, ये PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा नीचे, अगर भूल जाऊं तो तुम एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, इतना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। इस पार्ट को अच्छे से 2-3 बार ट्राई कर लो। एलिवेशन जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को अच्छे से कर लो बस। ठीक है, अगर तुम्हारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अच्छे से तैयार है तो काम तुम्हारा बन गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले पढ़ाई लिखाई करते रहो और केमिस्ट्री एस्पिरेंट को सब्सक्राइब करके रखो ताकि तुम्हें सारी चीजें प्रोवाइड की जाए। ठीक है, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। टाटा बाय बाय।